हेलो एवरीवन। देखो भाई, फिजिक्स का लेक्चर शुरू करेंगे और आज अपना लेक्चर नंबर 6 है। और कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। एक्सियल लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती थी वहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। और एक ही रिलेशन भी हम लोगों ने जान लिया था कि ई एक्सियल बाई ई इक्वेटोरियल इसकी वैल्यू 2 के बराबर होती है ना। एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, डबल होती है इक्वेटोरियल लाइन के कंपेरिजन में। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। साथ ही हमने इसका वेरिएशन भी देख लिया था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन है वो कैसे आता है, डिस्टेंस के कैसे होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब के। ठीक है, आप ऐसे लिखोगे ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है, तो ये हमने जान लिया था यहाँ तक कल की क्लास में। और आज हम देखेंगे जो शॉर्ट डाइपोल है आपका, अगर हम उसको किसी एंगल पे रख देते हैं, थीटा एंगल पे रख देते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो आज अपना लेक्चर 6 रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन एंगल ऑफ थीटा ड्यू टू ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, किसी शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने किसी एंगल पे क्या कर दिया, थोड़ा ट्विस्ट कर दिया है, रख दिया है, तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसकी वैल्यू क्या आएगी तो वो हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं भाई। देखो, मान लीजिए कि यहाँ पर आपका क्या है, कोई डाइपोल है, ये ए बी आपकी क्या है, कोई डाइपोल है, ए भी आपकी कोई डाइपोल है। ये डाइपोल का क्या हो गया भाई, आपका सेंटर हो गया। ठीक है, आपने डाइपोल को क्या कर दिया है, किसी एंगल पे रख दिया है। ठीक है, आपने डाइपोल को किसी एंगल पे रख दिया है, तो डाइपोल है तो कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट भी रहेगी। और ये जो डाइपोल आपको पता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल किससे मिलकर बनती है, चार्जेस से मिलकर बनती है, माइनस क्यू प्लस क्यू चार्जेस से, पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस से मिलकर बनती है, आपको पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो मान लेते हैं कि ये भी कोई डाइपोल है और उस डाइपोल को हमने किसी एंगल थीटा पे रख दिया है। ठीक है, तो भाई थीटा एंगल पे रख दिया है तो ड्रॉ कर लेते हैं इसको। तो ये थीटा एंगल पे मान लेते हैं हमने इसको क्या कर दिया, थोड़ा ट्विस्ट करके रख दिया है। ये मान लेते हैं थीटा एंगल। तो आपको पता है कि थीटा की डायरेक्शन में क्या, कौन सा कंपोनेंट आता है, कोस कंपोनेंट आता है। तो इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आएगा, डाइपोल मोमेंट का कोस कंपोनेंट आएगा। तो इधर मैं मान लूंगी कौन सा कंपोनेंट आएगा, पी कोस थीटा आएगा। ठीक है, सेम वे में हम इसको कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे ना। डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है भाई, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे, है ना। किस में रिजोल्व करेंगे, कंपोनेंट में। तो एक कंपोनेंट तो हो जाएगा आपका पी कोस थीटा और एक कंपोनेंट कौन सा आएगा, पी साइन थीटा। दो कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे डाइपोल मोमेंट को। तो ये कंपोनेंट हो गया पी कोस थीटा। और ऐसे ही परपेंडिकुलर कंपोनेंट अगर ड्रॉ करेंगे तो ऐसे हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहाँ बना लेंगे और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, पी साइन थीटा। ठीक है, तो इसको कोई नेमिंग देना चाहे तो दे सकते हैं। ये जो लाइन है ये मान लेती हूँ मैं A2 B2 है, और ये जो लाइन है आपकी ये कैसी है, A1 B1 है। ठीक है, इसको थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन है A1 और आपकी ये B1 लाइन है। ठीक है, थोड़ा इसको और एक्सटेंड कर लेते हैं। तो हमने मान के चलेंगे कि यहाँ हमें किस पॉइंट पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाली है एट एन एंगल ऑफ थीटा। ठीक है, ड्यू टू ए शॉर्ट डाइपोल। तो इस पॉइंट को कुछ ना कुछ अज्यूम कर लेंगे, जिस पॉइंट पे निकालना है के अज्यूम कर लेते हैं। इस पॉइंट को हम के लेट कर लेते हैं कि यहाँ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिए लिख लेते हैं हम लोग, ये सब जो हमने अज्यूम किया है ये हम राइट डाउन कर लेते हैं। तो कहाँ निकालनी है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू के पॉइंट पर यहाँ निकालनी है। ठीक है, तो जो भी हमने कंस्ट्रक्शन यहाँ पर की है, जो भी हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं लिख लेती हूँ कि ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर आपको, ए बी रिप्रेजेंट शॉर्ट, ये भी रिप्रेजेंट कर रही है एक क्या है, एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल है आपकी। सबसे पहली बात तो हम यही लिखेंगे कि ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक शॉर्ट डाइपोल मोमेंट। पी भी ले लेते हैं इसके, ए भी रिप्रेजेंट शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट, और उसकी मोमेंट लिख लेते हैं कितनी है भाई, वो पी है। ठीक है, तो ए बी के हमने दो कंपोनेंट रिजोल्व कर लिए हैं, एक हो गया पी कोस थीटा और एक क्या आ गया, पी साइन थीटा। पी साइन थीटा किसके अलोंग आएगा, A2 B2 के अलोंग, तो वो भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और साथ ही ये जो एंगल है ये तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे ही बता दिया कि किसी एंगल पे हमने इसको क्या कर दिया है, रख दिया है। तो ये तो राइट डाउन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो सिंपल इतना ही लिखिए कि पी के दो कंपोनेंट हो गए। ठीक है, एक तो हो गया पी के दो कंपोनेंट हो गए, एक तो हो गया पी कोस थीटा और एक आ गया पी साइन थीटा। लैंग्वेज में भी आप ऐसे करके इसको लिख सकते हो कि डाइपोल मोमेंट कैन बी रिजोल्व्ड इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, वन इज पी कोस थीटा अनदर इज पी साइन थीटा। पी कोस थीटा किसके अलोंग आएगा, पी कोस थीटा इज अलोंग, या फिर आप बोलोगे कि पी कोस थीटा किसके अलोंग आएगा, थीटा की डायरेक्शन में आएगा, है ना, इज अलोंग A1 B1। और पी साइन थीटा किसके अलोंग आएगा आपके पास, आप बताओगे कि पी साइन थीटा अलोंग आएगा A2 B2 के अलोंग। ठीक है, अब आपको देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालेंगे इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो क्या आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये लाइन अगर ये वाली एक्सिस आप अज्यूम करो तो ये कौन सी एक्सिस होगी। ठीक है, आपने थीटा एंगल पे किसी डाइपोल को रख दिया है, तो ये आपकी डाइपोल है, ये
ये आपकी डायपोल है ना, आपने थीटा एंगल पे रख दिया है, तो ये एक्सियल लाइन हो गई, ठीक है। और ये कौन सी लाइन हो गई, अगर ये एक्सियल लाइन है A1 B1 वाली एक्सियल लाइन है, तो ये लाइन कौन सी हो गई भाई, ये लाइन कौन सी होगी, इक्वेटोरियल लाइन है ना। हमने लास्ट क्लास में भी यही देखा था कि इलेक्ट्रिक डायपोल है आपकी, वहाँ पर कोई पॉइंट अज्यूम लिया था उसी के ऊपर ही, है ना। तो वो कौन सी लाइन थी आपकी, एक्सियल लाइन ही तो होती है जिसपे हम, एक्सियल लाइन ही होगी अगर डायपोल है उसी पॉइंट पे हम अज्यूम कर रहे हैं। एक मिनट, हाँ, तो मैं यहाँ पर ये बता रही हूँ कि ये जो लाइन है A1 B1 ये आपकी लाइन है एक्सियल लाइन, और A2 B2 लाइन कौन सी लाइन है आपकी, इक्वेटोरियल लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू लिख लीजिए यहाँ पर, क्या आएगी फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट के पॉइंट पे निकालेंगे, और के पॉइंट कौन सा हो गया आपका, एक्सियल लाइन वाला हो गया, ठीक है। क्योंकि डायपोल को आपने थीटा एंगल पे रख दिया है, तो यही होगा ना आपका, ये एक्सियल लाइन ही होगी, और यहाँ पर हमें इस पॉइंट पे निकालनी है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखो ये जो आपका एक्सेल वाला जो डेरिवेशन से आपने क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या निकाली थी, हम वहाँ पर यहाँ पर वही लिखेंगे, ठीक है। ऑन एक्सेल लाइन क्या आ गई थी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, मैं E1 लेट कर लेती हूँ इसको, एक्सेल वाली को, आपकी वैल्यू क्या आ गई थी 2K डिवाइड बाई क्या आ गई थी आपकी R³ आई थी। अब यहाँ पर देखो एक्सेल लाइन किसी एंगल थीटा से, ये जो कंपोनेंट है ये कौन सा है, एक्सेल लाइन पर P cos थीटा, तो इसलिए जो कंपोनेंट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो भी क्या आ जाएगा यहाँ पर P cos थीटा आ जाएगा, 2K cos थीटा डिवाइड बाई R³, ठीक है। सेम ऐसे ही आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट की ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ E2 कौन सी आएगी, जो इक्वेटोरियल लाइन की होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो उसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख लेती हूँ, क्या आ जाएगी KP डिवाइड बाई R³, और ये कौन सा कंपोनेंट, इक्वेटोरियल का कंपोनेंट, और है कौन सा, ये साइन वाला परपेंडिकुलर है ना, ये P cos थीटा होगा, तो ये कौन सा आएगा भाई P sin थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा P sin थीटा, ठीक है। हम इसको थोड़ा और एक्सटेंड करके भी यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पर निकालनी पड़ेगी, तो इस पॉइंट को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं कि ये जो लाइन है इसको कुछ नाम, यहाँ पर इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, और ये जो कंपोनेंट है ये अगर ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर है, ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर वाला है ना P sin थीटा, तो ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही माना जाएगा, क्योंकि ये लाइंस पैरेलल हैं। A2 B2 लाइन इस लाइन के कैसी है, पैरेलल है। इसको कोई नाम देना चाहें तो हम दे सकते हैं, M देना चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है। तो ये लाइन एक्सियल वाली है KL, और ये लाइन कौन सी, इक्वेटोरियल वाली हो गई, है ना। तो अगर इनका रिजल्टेंट की बात करें तो रिजल्टेंट ये आएगा, ठीक है। अब रिजल्टेंट भी हमें निकालना आता है वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से भी निकाल सकते हैं। अदरवाइज हमें ये पता है कि इनके बीच में एंगल कितना है, इनके बीच में एंगल कितना है आपके पास भी 90, है ना। ये देखो एक्सियल लाइन और ये इक्वेटोरियल लाइन, दोनों में एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। तो हम यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे हम यहाँ पर, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू आएगी, आगे करते हैं भी सोल्व। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो किसके अलोंग आएगी, मैं राइट डाउन कर लेती हूँ यहाँ पर, ई नेट लिख लो, या फिर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम निकालेंगे, जो दोनों कंपोनेंट हैं उनका क्या कर देंगे, हम रिजल्टेंट ले लेंगे, ठीक है। दोनों कंपोनेंट का क्या ले लेंगे, रिजल्टेंट ले लेंगे, ठीक है। तो रिजल्टेंट निकालेंगे तो मैं लिख देती हूँ E1 का स्केयर प्लस E2 का स्केयर, ठीक है। और साथ में क्या आएगा 2E1 E2, और क्या आएगा आपके पास, दोनों में एंगल कितना है 90 है ना, दोनों में एंगल कितना है 90, दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट है आपके पास, आप ऐसे भी इसको सोल्व कर सकते हो, और साथ में अंडर रूट आता है। तो ये आपको पता है कि cos 90 0 होगा, तो ये कंपोनेंट तो खत्म ही हो जाएगा। चाहे तो आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से भी इसको सोल्व कर सकते हो, क्योंकि ये देखो एक पैरेललोग्राम सा ही बन गया था। K कंपोनेंट ले लेती हूँ L, और ये M कंपोनेंट, ये पॉइंट्स हैं आपकी। तो ये आपका ये जो लाइन है ये रिजल्टेंट को शो करेगी। अगर मैं इसको कंप्लीट अगर ड्रॉ करना चाहूँ तो देखो ये पैरेललोग्राम जैसा बनेगा, तो आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से भी इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आप यही लिखते हो, रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आती है, अगर ये रिजल्टेंट है तो रिजल्टेंट की वैल्यू आप क्या लिखते हो, दो वेक्टर्स में अगर इनकी वैल्यू कुछ A और B है तो आप ऐसे लिखोगे A² प्लस B² प्लस 2AB cos ऑफ थीटा, ठीक है ना। ऐसे करके हम लोग लिखते थे वहाँ पर। तो सेम ऐसे ही हम इस चीज़ को भी सोल्व कर लेंगे। अब देखो आगे, अब देखो ये कंपोनेंट आपका क्या होगा, रिमूव हो गया, तो आप सिंपल ही क्या लिखोगे, ये जो वैल्यू है इसको बस सोल्व कर लो, और क्या बन के आ गई आपके पास, देखो E1 का स्केयर प्लस में क्या बन गई E2 का स्केयर, और ये वैल्यू तो खत्म हो गई, ठीक है। E1 E2 की आप वैल्यू रख दो, E1 E2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास,
E1 E2 की क्या वैल्यू आ जाएगी, जो हमने लास्ट में लिखी थी वही पुट कर देंगे। E1 E2 की क्या वैल्यू थी पुट कर दीजिए, 2kp cos थीटा और डिवाइड में क्या थी आपके पास r3। यहाँ से भी सेम आई थी, सिर्फ किसका फर्क था, यहाँ पर साइन थीटा था, ठीक है। 2kp साइन थीटा डिवाइड बाई r3, इसका भी होल स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पर इस वैल्यू का भी होल स्क्वायर लिखेंगे, और ऊपर कितना है इसका, इनके स्क्वायर रूट, ठीक है। फर्दर इसको सोल्व कर लो भाई। तो देखो यहाँ पर आप सोल्व करोगे इस वैल्यू को, देखो तो k भी कॉमन है और साथ में p भी कॉमन है, k p दोनों में है ना, उनके स्क्वायर है तो अंडर रूट से बाहर आएगी, तो सिंपल बन जाएगा के पी डिवाइड बाई आर क्यूब। मैं अंडर रूट से बाहर ले लेती हूँ इस टर्म को, ठीक है। जो बाकी का बचेगा वो मैं राइट डाउन करती हूँ। तो बाकी का क्या बचेगा आपके पास, देखो कॉस का स्क्वायर बचेगा और साथ में 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और साथ में लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर क्या बचेगा, के पी आर क्यूब तो आपने बाहर ले लिया है, तो यहाँ पर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फर्दर इसको सोल्व कर लो, के पी डिवाइड बाई आर क्यूब रूट के अंदर है। अगर मैं 4 cos स्क्वायर को लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख दूंगी 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और साथ में आके क्या है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। मैंने इसको ब्रेक करके लिख दिया है। ये ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 के बराबर होता है, तो ये टर्म थोड़ी सोल्व हो सके इसलिए मैंने इसको ऐसे राइट डाउन किया है। तो आगे लिखते हैं अपन, क्या आ गई आपकी वैल्यू, देखो के पी डिवाइड बाई आर क्यूब, और अंडर रूट के अंदर क्या बच गया 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस में ये वैल्यू किसके बराबर होती है 1 की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा 1 के बराबर। तो ये वैल्यू आ गई आपकी, ई नेट भी बोल सकते हो या फिर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है एट एन एंगल ऑफ थीटा ऑफ शॉर्ट डाइपोल के लिए आपकी ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। चाहो तो आप के की जो वैल्यू है वो भी पुट कर सकते हो, के क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये भी हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करवा सकते हैं। तो क्या वैल्यू बनकर आ गई है, अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लिख देंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और यहाँ क्या बच गया आपके पास, ये जो डाइपोल मोमेंट है पी, और इनटू में क्या आ गया 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस में 1, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू, ठीक है। अब देखो केसेस डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर साथ ही। मान लो कि ये जो आपका एंगल थीटा है, ये जो एंगल थीटा है अगर ये 0 होगा इसका मतलब क्या होगा, अगर ये एंगल 0 होगा तो इसका मतलब क्या होगा, और ये एंगल 90 होगा तो इसका मतलब क्या होगा। 90 होगा तो इसका मतलब ये है कि जो डाइपोल है हमने उसको कैसे रखा है, इक्वेटोरियल लाइन पर रखा है, और अगर 0 होगा इसका मतलब ये होगा कि हमने डाइपोल को एक्सियल लाइन पर रखा है, यही मतलब होगा, है ना। तो चलिए आगे शुरू करेंगे अब इनके इसके केसेस। तो पहले तो इसको राइट डाउन कर लेते हैं, जो ई की वैल्यू है वो क्या आई है आपके पास, लिख लीजिए इसको। ई की वैल्यू आई है आपके पास पी, रूट के अंदर क्या लिखेंगे 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइड में क्या है आपकी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, या फिर आप इसको सिंपल ऐसे भी कह सकते हो के पी डिवाइड बाई आर क्यूब, और इनटू में क्या आ जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अगर के की वैल्यू पुट करोगे तो ये बन जाएगी, और नहीं पुट करना चाहते तो ये रहेगी, एक ही बात, दोनों ही टर्म सेम ही है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब देखो केस डिस्कस कर लेते हैं, केस 1 ले लेते हैं अपन। केस 1 में ये बोलेंगे कि ये जो पॉइंट है, जब आपका पॉइंट पी है कहाँ है एक्सियल लाइन पर है, ऐसे बोलोगे व्हेन पॉइंट पी पॉइंट है, या फिर जिस पॉइंट पे निकाल रहे हो वहाँ पर हमने पी पॉइंट नहीं लिया है, वहाँ पर हमने के ले रखा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर के ले लो, ठीक है। व्हेन पॉइंट के लाइज ऑन, कहाँ पर लाई कर रहा है आपका एक्सियल लाइन पर, ठीक है, एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल की एक्सियल लाइन पर लाई कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, एक्सियल लाइन पर क्या रहेगा, तो इसका मतलब ये जो एंगल है ये कुछ बनाएगा ही नहीं, यहाँ पर ये इस लाइन पर ही पॉइंट आ जाएगा, लाइन पर ही पॉइंट आ गया तो थीटा क्या होगा 0 होगा, कोई एंगल वहाँ पर नहीं बना रहा है ना। अगर आप कोस को यहाँ पर cos 0 पुट करोगे तो क्या वैल्यू बन के आएगी उसको देख लेंगे। तो इसमें वही सोल्व करना है आपका। अगर एक्सियल लाइन पर है तो हमें थीटा को क्या पुट करना है, देखो थीटा को हमें 0 पुट करना है ना, और cos 0 आपको पता है कितने के बराबर होता है, cos 0 डिग्री 1 के बराबर होता है। तो ई कितने के बराबर आ जाएगा के पी, रूट के अंदर क्या आ गई 3, और cos 0 किसके बराबर होता है, यहाँ पर पुट भी कर दीजिए चाहे तो cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस में 1, और डिवाइड में क्या है आर क्यूब। यहाँ से फर्दर सोल्व करेंगे तो के पी, और क्या बन के आ गया आपके पास, ये रूट के अंदर रहेगी 3, और cos 0 कितना होता है 1, तो यहाँ पर ही हो गया 3 × 1 3 हो गया, और प्लस में 1, 3 + 1 कितना रहेगा 4, और 4 रूट से बाहर आएगा तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, ठीक है। तो किसकी वैल्यू के बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी 2kp डिवाइड बाई आर क्यूब। जो रिजल्ट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सियल लाइन पर आया था वही रिजल्ट सेम रहेगा, क्योंकि हमने एक्सियल लाइन पर ही मान लिया है डाइपोल को, है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने एक्सियल लाइन पर मान लिया है, तो सेम रिजल्ट आना है आपका, ठीक है। तो केस 1 में तो हमें ऐसे सोल्व करेंगे, हमने पॉइंट के को मान लिया है एक्सियल लाइन पर। केस 2 में मान लेंगे कि जो आपका पॉइंट है
केस सेकंड में देख लेंगे जो पॉइंट जो के है आपका ये कहाँ लाई करेगा, इक्वेटोरियल लाइन पर। और इक्वेटोरियल लाइन पर आपको पता चल गया कि जो एंगल है वो क्या रहेगा आपका 90 रहेगा, क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होती है, परपेंडिकुलर वाली लाइन होती है ना इक्वेटोरियल वाली, ठीक है। सेकंड केस में ये मानेंगे जो पॉइंट के है आपका ये कहाँ लाई कर रहा है, केस सेकंड में लिखेंगे हम व्हेन पॉइंट के लाइज ऑन, कहाँ लाई कर रहा है आपका पॉइंट के ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। कहाँ लाई कर रहा है आपका इक्वेटोरियल लाइन पर लाई कर रहा है, व्हेन के पॉइंट लाइन ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, ठीक है। तो थीटा कितना यूज करेंगे आपको पता चल गया, थीटा लेंगे हम 90 डिग्री। थीटा जब जैसे ही 90 होगा तो आपको पता है कि कोस 90 कितना होता है, 0 होता है। तो ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, इस टर्म को हम यहाँ से हटा सकते हैं ना। तो क्या रिजल्ट बन के आ जाएगा, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। चलो नेक्स्ट स्लाइड में कर लेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में कर लेते हैं। जब आपने इक्वेटोरियल लाइन पर रखा है तो थीटा क्या यूज़ करोगे आप 90, और आपको पता है कि कोस 90 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो ई है जो कितना आ जाएगा, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है किसके बराबर आ जाएगी, ई की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, यहाँ से आप लिखोगे पी डिवाइड बाई के पी डिवाइड बाई आर क्यूब। और यहाँ क्या था आपका 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस में 1 कुछ ऐसे करके था। अब ये टर्म आपको पता है 0 हो गई क्योंकि कोस 90 0 है ना। तो क्या बन के आ गई के पी डिवाइड बाई आर क्यूब, और इंटू में स्क्वायर रूट के अंदर 1 तो 1 ही रहना है ना। तो इसको आप हटा भी सकते हो, हटा दीजिए इसको। तो ये वैल्यू कौन सी वैल्यू थी आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की कौन सी वैल्यू थी, ये इक्वेटोरियल लाइन के लिए वैल्यू थी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू थी जब आपने डाइपोल को कहाँ रखा था, इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर रखा था। तो ये वही वैल्यू है आपकी, है ना। और ये राइट डाउन कर लेते हैं। तो ई की वैल्यू ये कौन सी हो जाएगी, के पी डिवाइड बाई आर क्यूब। ये वही रिजल्ट आ गया आपका ऑन जब आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल को कहाँ रख दिया था, जब आपने डाइपोल के परपेंडिकुलर कोई पॉइंट लिया था, मीन्स इक्वेटोरियल लाइन पर कोई पॉइंट लिया था, और वहाँ पर जब आपने फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाली थी, वो सेम रिजल्ट ये बन के आया है आपका, ठीक है। तो ये इसके केसेस थे भाई। तो ऐसे करके ये वाला डेरिवेशन आपको करना था। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ले लेते हैं, साथ ही एक नोट डाउन करके एक पॉइंट लिखवा देती हूँ मैं आपको। अगर डायरेक्शन की बात भी करें ना साथ ही साथ, तो जो डायरेक्शन है, जो रिजल्टेंट जो फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है, इसकी जो डायरेक्शन आएगी इसमें तो आ जाएगी, इस केस में तो किसके अलोंग आ जाएगी, डायरेक्शन है रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वो परपेंडिकुलर आएगी, ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन के। और जो फर्स्ट वाला केस था आपका एक्सियल लाइन वाला, तो उसमें जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी एक्सियल लाइन के अलोंग। और इसमें जो इंटेंसिटी की वैल्यू है रिजल्टेंट की, जो ई की वैल्यू है रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू किसके अलोंग आ जाएगी, इक्वेटोरियल जो लाइन है आपकी परपेंडिकुलर लाइन है इसके अलोंग, ठीक है। अब साथ ही आप एक नोट डाउन करके पॉइंट लिखो कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है सिंगल चार्ज का वो कैसा नेचर होता है, स्फेरिकल, और जो डाइपोल का नेचर होता है वो कैसा होता है, सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक, ठीक है। तो नोट डाउन करके लिख लीजिए पॉइंट को कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा आएगा, इज स्फेरिकली, उसका नेचर रहेगा सिमेट्रिक रहेगा, ठीक है, स्फेरिकल रहेगा, ठीक है, और सिमेट्रिक चारों तरफ रहेगा सिंगल चार्ज की वजह से, ठीक है, स्फेरिकली सिमेट्रिक। और जबकि जो फील्ड है इलेक्ट्रिक जो फील्ड है, ठीक है, डाइपोल के कारण, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन, किसके कारण, डाइपोल के कारण जब जो फील्ड बनेगा वो कैसा आएगा, उसका नेचर भी कैसा होगा, सिलेंड्रिकल नेचर होगा, क्योंकि डाइपोल ऐसे ही बनेगा तो फील्ड चारों तरफ ऐसे ऐसे ही रहेगा आपके, है ना, ऐसे ही आपका फील्ड रहेगा। तो ये कैसा नेचर होगा, आप कह सकते हो कि ये इसका नेचर कैसा हो जाएगा, ये आप अज्यूम करके अगर इसको बनाना चाहो तो सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक यहाँ पर बन गई है, ठीक है। और पॉइंट चार्ज की वजह से कैसा रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेचर है वो स्फेरिकल सिमेट्रिक, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसका जो नेचर है वो कैसा बन गया, इज सिलेंड्रिकली तो ये भी बात थोड़ी आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। चलिए अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं भाई। चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं अपन।
अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसकी वैल्यू निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है ड्यू टू ए डाइपोल मूवमेंट, ड्यू टू एन डाइपोल ऑफ मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट पी की वैल्यू दे रखी है ये आपको, ठीक है, 2 × 10⁻⁸ कूलम मीटर एट ए पॉइंट, कितना दूर पर है पॉइंट, एट ए पॉइंट डिस्टेंट 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, डाइपोल के सेंटर पे जो पॉइंट लिया है वो 1 मीटर की दूरी पर लिया है, ठीक है। व्हेन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट टू द सेंटर ऑफ द डाइपोल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द डाइपोल एक्सिस, जो अभी अभी आपने डेरिवेशन किया है, अगर किसी डाइपोल को आप किसी एंगल थीटा पे रख देते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो क्या आती है, तो आपने अभी देखी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, किसी एंगल पे रख रहे हो तो उस एंगल का कुछ ना कुछ रोल तो रहेगा, कुछ कंपोनेंट तो आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आई है अभी देखी है आपने, के पी डिवाइड बाई रूट के अंदर क्या टर्म थी 3 cos² थीटा प्लस 1, तो यहाँ पर ये सभी वैल्यूज आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी हैं, बस पुट करनी है और सोल्व हो जाएगा आपका। तो देख लो भाई क्या क्या है, थीटा की वैल्यू देखो क्वेश्चन में कितनी दी है, डाइपोल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू होगी 60, ठीक है। जो डाइपोल मूवमेंट है पी, इसकी वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻⁸ कूलम मीटर, ये भी दे रखा है। तो सेपरेशन है ये भी दी हुई है आपको, कितनी है 1 मीटर रखा है हमने उसको, ठीक है। डाइपोल के सेंटर से जो पॉइंट लिया है वो 1 मीटर की दूरी पर है और उस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए कितनी आएगी, बस आप सभी वैल्यूज़ को यहाँ सब्स्टिट्यूट करवा दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलो भाई करते हैं, तो पुट कर दो यहाँ पर सभी वैल्यूज़ को, ये पी की वैल्यू है, ये आर की वैल्यू है और थीटा मैंने बता ही दिया कितना आएगा 60 डिग्री आएगा, तो पुट कर दो सभी वैल्यू को। ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब के की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/4πε0 होती है और साथ में न्यूमेरिकली किसकी इक्वल होती है 9 × 10⁻9 इतना होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2, कुछ ऐसे करके होती है के की वैल्यू, है ना। अब साथ में पी है डाइपोल मोमेंट, इसकी वैल्यू भी दे रखी है आपको 2 × 10 की पावर कितना मीटर है 2 × 10⁻⁸ कूलम मीटर इतना दे रखा है। अब देखो आगे आप वैल्यू सभी को रख दो, आप ये आपने के की वैल्यू रख दी है, ये डाइपोल मोमेंट की वैल्यू रख दी है, स्क्वायर रूट के अंदर इसको सोल्व कर लो, इस वैल्यू को 3 और कोस स्क्वायर और यहाँ पर थीटा कितना लोगे 60 डिग्री, अब कोस 60 पता होना चाहिए बस आपको जस्ट, और सोल्व हो जाएगा। और आर की वैल्यू कितनी है आपकी भाई, आर सेपरेशन तो 1 मीटर ही है, तो 1 की क्यूब तो 1 ही रहनी है, ठीक है। चलो सोल्व कर लो इस वैल्यू को आगे, तो ये कितनी आ जाएगी 9 की 2 से कर लो आप मल्टीप्लाई, तो कितनी हो गई 18 और 10 की पावर्स को अरेंज करोगे तो ये 9 है प्लस का और ये -8 है, तो कितनी बच जाएगी 10 की पावर 1 ही बचेगी, ठीक है। आगे और कर लो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई, और रूट के अंदर क्या वैल्यू आ गई 3 और cos 60 कितना होता है, cos 60 होता है आपका 1/2, ठीक है। जो साइन की 30 पे वैल्यू होती है वो cos के 60 पे होती है, cos 60 कितना होगा 1/2, तो यहाँ पुट कर दो और 1/2 का स्क्वायर करोगे तो कितनी आ गई 1/4 और प्लस में 1, ठीक है। फर्दर इस वैल्यू को आप सोल्व कर लो, और डिवाइड में तो ये 1 ही था आपका, तो 1 का तो 1 ही रहना है 1 की क्यूब, ठीक है। तो इसको आगे सोल्व कर लो, ये 3/4 प्लस में 1 क्या आ गया, एलसीएम लोगे 3/4 प्लस 1 कितना बन के आएगा, तो ये कितना बन जाएगा √7/4, आप इसका फर्दर एलसीएम लोगे तो ये कितना बन जाएगा √7/4, ठीक है, इतना कुछ बनेगा। और इस वैल्यू को आप जैसे ही सोल्व करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, मैं इधर लिख देती हूँ भाई, √7 की वैल्यू आप कैलकुलेटर का यूज़ करके भी बता सकते हो, कैलकुलेटर का यूज़ कर लेना, यहाँ पर √7 की वैल्यू आपकी आ जाएगी। मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख देती हूँ, यहाँ पर ये 18 × 10 हो गया और यहाँ पर ये √7, और जब ये 4 रूट से बाहर निकलेगा तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पर आप सोल्व कर लो इसको, और आप इसको फर्दर √7 की वैल्यू जब पुट करोगे तो जितने लगभग आएगी देख लेना इसको आप 238.1 न्यूटन पर कूलम, कुछ इतने आ जाएगी ये वैल्यू जब आप इसको फर्दर सोल्व करोगे, √7 की वैल्यू आप देख लेना उसमें, ठीक है। कैलकुलेटर में आप इसको पुट करके देख लेना, इतने के लगभग ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हमें मैग्नीट्यूड बताना था वो कितना आएगा, ठीक है, इतना आएगा आपका मैग्नीट्यूड 238.1 न्यूटन पर कूलम। चलो नेक्स्ट करते हैं अब आगे सोल्व, चलो आगे को 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर और बाकी करेंगे कल की क्लास में, 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो फील्ड इंटेंसिटी से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, चलो मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। 2 पॉइंट चार्जेस हैं आपके, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 2 माइक्रोकूलम एंड 8 माइक्रोकूलम, और इन दोनों को सेपरेट किया है, आर सेपरेटेड बाय कितना, या फिर आप लिख सकते हो आर प्लेस्ड बाय, आर सेपरेटेड बाय 12 सेंटीमीटर, उनको 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हमने उनको रखा है।
2 पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम एंड 8 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड, दोनों को रखा गया है, आर प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अपार्ट, दोनों के बीच में सेपरेशन है वो 12 सेंटीमीटर है। फाइंड द, क्या निकालना है आपको, देखिए क्वेश्चन में फाइंड द पोजीशन एंड, क्या निकालना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, उस पॉइंट की पोजीशन निकालिए जो पॉइंट, जिस पॉइंट पर जो फील्ड इंटेंसिटी है वो कैसे दे रखी है आपको, 0 दे रखी है। ठीक है, मैं राइट डाउन कर लेती हूँ। फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी वो लिख लो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी, कैसी आएगी, 0 आएगी। ठीक है, तो देखिए भाई कैसे करेंगे अपन, तो देखो यहाँ पर पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट जो चार्जेस हैं वो लिख लेंगे, क्या पॉइंट चार्जेस, एक 2 माइक्रोकूलम है और दूसरा पॉइंट चार्ज कितना है, 8 माइक्रोकूलम है। दोनों के बीच में सेपरेशन कितनी ली है, इसने सेपरेशन ली है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों के बीच में सेपरेशन कितनी है भाई, 12 सेंटीमीटर है। तो मान के चलेंगे कि ये जो थर्ड जो आपका जो चार्ज है, किस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 होगी वो पॉइंट बताना है। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, और इनके बीच में सेपरेशन दी है वो कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर ऐसे करके दी हुई है आपको। तो अब ये मान लेते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर, तो ये वाला पॉइंट है ना, इस चार्ज से मान लेते हैं कि x डिस्टेंस पर है और इस पॉइंट पे जो फील्ड इंटेंसिटी है वो कैसा है आपका, 0 है। ठीक है, अब देखो आपने मान लिया है कि ये पॉइंट है ना, ये P जो 2 माइक्रोकूलम चार्ज से कितना दूर है, x डिस्टेंस की दूरी है इनके बीच में, जो बाकी का बच गया रिमेनिंग ये वाला चार्ज है 8 माइक्रोकूलम, ये P डिस्टेंस से कितना दूर है, तो ये बच कितना गया, 12 माइनस x बच गया। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर क्या है, 0 है, मीन्स इस चार्ज के कारण और इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, 0 है। तो यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो कि दोनों जो चार्जेस की वजह से जो फील्ड इंटेंसिटी है 0 है, तो आप ये भी लिख सकते हो कि दोनों पर जो फील्ड इंटेंसिटी है वो बराबर भी होगी, या फिर आप यूँ भी कह सकते हो कि E1 माइनस C2 ये क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, तो आप इसको बस सोल्व कर लो और E1 को किसके बराबर ले लो, E2 के बराबर ले लो, क्योंकि फील्ड इंटेंसिटी है वो उस पॉइंट पर 0 है, इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या ऐसा रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, E1 को E2 के इक्वल ले लो और सोल्व कर लो इसको। तो आपको पता है कि पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है, KQ डिवाइड में क्या आता है, R स्क्वायर। तो यहाँ पर जो चार्ज है वो पुट कर दीजिए, सेपरेशन है वो पुट कर दीजिए। सेपरेशन कितनी है, इसके अलोंग x है यहाँ पर इस चार्ज की वजह से। अगर यहाँ पर कुछ पॉइंट अज्यूम करना चाहते तो पॉइंट अज्यूम कर लीजिए कि B पॉइंट पर ये चार्ज है, ये पॉइंट पर ये वाला चार्ज है। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से बस आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता होनी चाहिए, KQ डिवाइड बाई R स्क्वायर होती है, बस इसको आप सोल्व कर लो। ठीक है, तो सोल्व करेंगे अपन, देखो भाई, तो आगे देखो बस सोल्व करो इसको। Q की वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम को चेंज कर लीजिए मीटर में, तो 1 माइक्रोकूलम में 10 की पावर -6 मीटर होते हैं। ठीक है, तो हमने चेंज कर लिया है 2 माइक्रोकूलम को, डिवाइड बाई R स्क्वायर। अब R स्क्वायर कितना है, x स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में सेपरेशन कितनी है, x। ठीक है, अब इस साइड E2 को भी सोल्व कर लो, KQ डिवाइड बाई R स्क्वायर होता है, तो KQ कितना है इसका, 8 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम को चेंज कीजिए मीटर के अंदर, और डिवाइड बाई सेपरेशन कितनी है इस चार्ज की, यहाँ x है, तो कितनी बच गई रिमेनिंग, 12 माइनस x बच गई। ठीक है, सोल्व कर लो इसको, देखो K से K कैंसिल हो जाएगा आपका, ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई, 10 की पावर -6 दोनों तरफ कैंसिल हो गई, क्या बच गया, 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 12 माइनस x का होल स्क्वायर। फर्दर और सोल्व कर लो, 2 से ये वैल्यू 4 पे कैंसिल हो जाएगी, है ना, तो क्या बच जाएगा वो लिखते हैं 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर किसके इक्वल रहेगा, 4 डिवाइड बाई 12 माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ आप क्या कीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर है ना, तो ये दोनों तरफ स्क्वायर भी आपके रिमूव हो जाएंगे, क्या वैल्यू बच जाएगी लिख दो, यहाँ पर 1 बच गया और यहाँ पर 4 डिवाइड बाई 12 माइनस एक्स। फर्दर सोल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो, तो किसके इक्वल आ जाएगी, 12 माइनस एक्स इक्वल टू 4, और x को इधर ले आओ आप, x इधर आ गया तो x पॉजिटिव हो गया, ये 12 माइनस 4 किसके बराबर आ गई, 8, तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 8। ठीक है, तो जो x है मीन्स ये जो आपका चार्ज है, इससे 2 माइक्रोकूलम से 8 जो सेंटीमीटर की दूरी पर कोई पॉइंट है, वहाँ पर जो फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, अगर यूँ पूछ रहा है कि ऑप्शन में इस हिसाब से दे रखे हैं कि कौन से चार्ज से कितनी सेपरेशन पे, तो क्या बताओगे, x कितना आया है, 8 सेंटीमीटर है ना, x की वैल्यू कितनी आई है, 8 सेंटीमीटर। तो आंसर में क्या बताओगे आप, आंसर में ये बताओगे आंसर में क्या बताओगे कि ये जो डिस्टेंस है कितनी दूरी पर है, ये x जो 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है ये जो डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, और बाकी भाई कल की क्लास में देखेंगे।